बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़े फैसले हुए हैं पाकिस्तान की सियासत में और इमरान खान साहब ने अब फैसले लेना शुरू किए हैं, क्योंकि इससे पहले इम्पोर्टेड सरकार ने 11 लोगों को उनके इस्तीफ़े मंजूर करके बाहर किया और उन्होंने पहला फैसला लिया है। तो अब इमरान खान की बारी है। पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के या ताकतवर लोग क्या सोच रहे हैं, वो लोग जो फैसले करने के आदी हैं और जिनके फैसलों की वजह से बाद वक़्त पाकिस्तान को बहुत नुकसान भी होता है, उन्होंने ये फैसला किया है कि कुछ भी हो, पहले आईएमएफ से पैसा लिया जाएगा, फिर पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ भेजा जाएगा। क्योंकि आईएमएफ से अगर पैसा ना मिला तो पाकिस्तान के खुदा न खास्ता दिवालिया होने के खतरात बढ़ते चले जाएंगे। आईएमएफ से पैसा मिलेगा तो चाइना से मदद भी आएगी, गल्फ ममालिक या खलीजी रियासतें जो हैं वहाँ से मदद भी आएगी। तो पहली बात यह है कि सबसे पहले आईएमएफ का पैसा मिले, और उसके लिए वैसे भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मुदाखलत करनी पड़ी है, क्योंकि इंपोर्टेड सरकार की काबिलियत का सबको पता चल गया है। पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला, कुछ इनके पल्ले है नहीं। मिफ्ता इस्माइल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अमेरिका गए थे, बातचीत करके कोशिशें करके लतीफ़े सुनाकर वापस आ गए, कुछ नहीं हो सका। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने दौरे किए, कुछ नहीं हो सका। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिशें की, कुछ नहीं हो सका। नवाज शरीफ की लॉबिंग भी काम नहीं आई। तो फिर अब बिलाखिर आर्मी चीफ को अमेरिका की नायब वजीर खारजा को यह दरख्वास्त करनी पड़ी टेलीफोन पे कि आप मेहरबानी करके आईएमएफ के ऊपर दबाव डालें ताकि वो 1.2 अरब डॉलर की जो किस्त है वो पाकिस्तान को जारी कर दे। अगर वो कर्ज पाकिस्तान को मिल जाता है तो फिर दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि आईएमएफ इस मुल्क के साथ चल रहा है। इट मीन्स के इनको पैसे दिए जा सकते हैं, फिर बाकी जगहों से भी पैसे आएंगे और ऐसी सूरत में पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ ले जाया जा सकता है। वरना इस हुकूमत ने तो पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, कबाड़ा करके रख दिया आम आदमी का और पाकिस्तान का। अच्छे भले हंसते खेलते मुल्क को यहां पे पहुंचा दिया है कि महंगाई की परसेंटेज मैं आपको बताता हूं, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया है। 38% तक महंगाई पहुंच गई है, 38% तक। पीटीआई के दौर में ज्यादातर 11% भी रही है, 12% भी रही है। मैक्सिमम जो गई है वो 15-16% तक गई है। इससे ऊपर महंगाई नहीं गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे दौरे हुकूमत में। ये उससे दुगने से भी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, 2.5 गुना 3 गुना महंगाई बढ़ गई है। ये हालत कर दी पाकिस्तान की इस इंपोर्टेड सरकार ने। 38% तक महंगाई पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं, जंगी हालात के अंदर ऐसा नहीं होता, हंगामी सूरत हाल में, कुदरती आफात में ऐसा नहीं होता जैसा इन्होंने पाकिस्तान का हाल कर दिया है। 38% तक महंगाई, यानी सोच के आपको परेशानी होती है। जो सबसे बदतरीन दौर हमने देखा वो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का देखा, और वो दौर था 2012 से पहले का, जब एक आलमी सतह पे भी महंगाई आई थी और पाकिस्तान पे उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। जरदारी साहब एंड कंपनी जो है वो नाकाम हो गए थे पाकिस्तान को, गरीबों को महंगाई से बचाने में। तो उस वक्त 20% से महंगाई क्रॉस कर गई थी, 24% तक गालिबन गई थी। 38% तक महंगाई इस इंपोर्टेड सरकार ने कर दी है। सारे तजर्बाकार इकट्ठे हैं, सारे वो लोग जिनको हुकूमतों का तजर्बा इकट्ठे है। पीपल्स पार्टी भी उधर है, पीएमएलएन भी उधर है, मौलाना फजलुर रहमान भी उधर है, एएनपी भी उधर है, एमक्यूएम भी उधर है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी उधर है। यानी हर वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका आप नाम ले सकते हैं, काफ लीग के तजर्बाकार भी उधर है। तारिक बशीर चीमा और चौधरी शुजात के बेटे सालिक, सारे तजर्बाकार इकट्ठे होकर भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने से नहीं बचा पा रहे, बल्कि उल्टा पाकिस्तान का खाना खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत का। पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो डीलर्स का मार्जिन है उसको भी बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया गया है, 7 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। यानी ये बोझ भी अब पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। डॉलर जो इमरान खान के दौर में जब 150 का 160 का हुआ था तो लोग रोते थे, चिल्लाते थे कि कारोबार तबाह हो गया, हम कैसे पाकिस्तान से चीजें बनाकर बाहर भेजेंगे, हम रॉ मटेरियल कैसे लेंगे, पाकिस्तान दुनिया का मुकाबला कैसे करेगा। ये देखिए, डॉलर 250 रुपए का भी डॉलर मार्केट में आपको नहीं मिल रहा। ये हालत कर दी इन्होंने पाकिस्तान की, 250 का भी डॉलर पाकिस्तान में नहीं मिल रहा। ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। और ये वो वक्त है जब पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल हो गया है, उन 10 बड़े मुल्कों में जिसके शहरी दुबई में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, यूएई में। क्यों ले रहे हैं पता है आपको? क्योंकि इस इंपोर्टेड सरकार के ऊपर लोगों को एतमाद नहीं है। लोग अपना पैसा पाकिस्तान से लेकर जा रहे हैं। पिछली मरतबा जब नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था तो बांग्लादेश के अंदर और उस वक्त जो है मलेशिया के अंदर और दुनिया के दीगर कई मुल्कों के अंदर, इवन यूएई के अंदर भी
पाकिस्तान का पैसा बहुत तेजी से शिफ्ट हुआ था, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता था ये मुल्क को लूट रहे, हम पैसा यहां पे क्यों रखें। इसमें आम पाकिस्तानियों का कसूर नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो चलो जाता है, ये चोरी करके पाकिस्तान का पैसा इन मुल्कों में पहुंचाते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन इतना बड़ा फ्लो जब पैसे का जाता है तो इसका मतलब है आम पाकिस्तानी भी पैसा लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को नजर आ रहा है कि इस वक्त जो हुक्मरान इस वक्त पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगे। लिहाजा इस मुल्क में पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं, निकालो अपना पैसा यहां से और भाग जाओ। ये उन लोगों का वो ज़हन में अपने तासुर बना लेते हैं और उसके बाद पैसे का फ्लो बाहर जाता है, उसके बाद ब्रेन ड्रेन होता है। यानी जो आपके जरखेज दिमाग हैं पाकिस्तान के, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो पाकिस्तान से भागते हैं, जाके दूसरे मुल्कों में जाके नौकरियां ढूंढते हैं, वहां काम करते हैं, पाकिस्तान को छोड़ देते हैं कि भाई यहां कोई फ्यूचर नहीं है, इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता, ये सोचते हैं लोग। तो ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान पे एग्जैक्टली हुई है। कोई आदमी पैसा निकालने को तैयार ही नहीं है। जो पैसा निकालना चाहता है वो पाकिस्तान से बाहर निकालना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और इसमें लोगों का कसूर नहीं है। ये सरकार ऐसी है जिसने लोगों को यहां तक पहुंचा दिया है। इनकी बेहिसी का आप अंदाजा कीजिए। यहां पे एक एक एमपीए ये इकट्ठा कर रहे थे, एक एक एमपीए इकट्ठा कर रहे थे, पकड़ पकड़ के एक एक एमपीए इकट्ठा कर रहे थे कि किसी तरह हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बनाए। एक एक एमपीए के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे, किसी तरह हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बरकरार रखें। और उधर सक्खर बैराज से 25 लाशें मिली हैं गरीबों की। अब तक 25 लाशें, 25 से ज्यादा मिल चुकी हैं अब तक। सक्खर बैराज के अंदर लाशें बहती हुई आ रही हैं इंसानों की। इतना पुरस्कार वाकया है और कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। 7 से ज्यादा लाशें आज के दिन में मिली हैं। यह हालत है सिंध की, यह हालत है इनके इलाकों की जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। ये इन्होंने लोगों को खबरदार करने का जो वक्त था, जो लोगों को एवैक्यूएट करने का वक्त था, जिसमें लोगों को यह बताना था कि बी केयरफुल, आप निकले इन इलाकों से, उनको निकालना था, वसाइल वहां इस्तेमाल करने थे। उस वक्त ये अपने बेटे को रेस्क्यू करने के लिए शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हुए थे। जरदारी साहब ने भी उसको बेटा बनाया हुआ था कि मैं भी इसका बाप हूं, वो भी उसको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे हुए थे। जिस वक्त कौम को रेस्क्यू करना था उस वक्त ये अपने बच्चों को रेस्क्यू कर रहे थे, उस वक्त ये अपने इक्तदार को रेस्क्यू कर रहे थे। ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। बेशर्मी की आप इंतहा करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कौमी असेंबली में खड़ा होकर पूछता है मरियम नवाज की गिरफ्तारी में कितने बेगैरत हो आप, क्या आपने एक औरत को उठा के जेल में डाल दिया। तो क्या एक ही औरत है जो इस वक्त जेल में गई है? कभी अपने वालिद से पूछो कि वहां क्या बेगैरती हुई थी जब एक सहाफी को कत्ल करने के बाद सिर्फ एक एमएनए के वोट के लिए उसकी बीवी के ऊपर दबाव डालकर सुलह की गई थी। वहां तो नहीं पूछा कि कितने बेगैरत हो आप कि आपने एक औरत जो है उसके साथ जुल्म किया, पहले उसका आदमी मार दिया सिर्फ खबर देने के ऊपर, और बाद में अपने एमएनए के वोट के लिए आपने उस औरत को दबाया, उसको धमकी दी और उसने कहा मेरे बच्चे भी हैं मेरे साथ, मैं इनसे और नहीं लड़ सकती। वहां तो नहीं पूछा कितने बेगैरत हो आप। मरियम नवाज के होटल के ऊपर छापा पड़ा क्योंकि उसका शौहर वहां नाच रहा था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे बाबा कौम के मज़ार के ऊपर, तो उसके ऊपर तो आपको बहुत गालियां आई थी। लेकिन जब अल्लामा इकबाल की बहू के घर का दरवाजा तोड़ा गया तो उस वक्त आपने नहीं पूछा कि कितने बेगैरत हो आप, तब आपने नहीं पूछा। वहां तो आपने सिंध पुलिस जो है उसकी हड़ताल करवा दी थी। यहां पंजाब पुलिस को आप शाबाश दे रहे थे लोगों के घरों में घुसने पे, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवाने पे। तो यहां भी पूछिए ना कि कितने बेगैरत हो आप कि आप ये सारे काम कर रहे हैं, या नहीं पूछेंगे? पूछे ना कि कितने बेगैरत हो आप, ये पूछे सवाल आप, ये सवाल आपको पूछना चाहिए कि कितने बेगैरत हो आप कि जिस वक्त आपने सिंध के हारियों को बचाना था, पंजाब के किसानों को बचाना था, जिस वक्त आपने लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए उनको रेस्क्यू करना था, बलूचिस्तान में जाना था, उस वक्त आप अपनी हुकूमतें बचा रहे थे, उस वक्त आप एमपीएस खरीद रहे थे, उस वक्त आप ये कह रहे थे एक सरदारी सब पे भारी, पूरी कौम के ऊपर भारी है। पूछो ना कितने बेगैरत हो आप, पूछना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका पूछने का अंदाज, और यहां भी पूछना चाहिए। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के दरियाई इलाकों में तबाही मची हुई है, और वजीर आजम को आज होश आया कई दिनों के बाद, जब यह पता चल गया कि अब मेरा बेटा नहीं बच सकता, तो अब निकले हैं वो जाके दौरा करने के लिए हेलीकॉप्टरों के अंदर बैठ के। अब क्या करेंगे? लोगों की शिकस्त का, उनकी तबाही का, उनकी बर्बादी का तमाशा देखेंगे। ऊपर से हेलीकॉप्टर में जाकर जब उनको रेस्क्यू करना था, जब उनका ख्याल रखना था, उस वक्त आप गायब थे हुजूर, आप नजर भी नहीं आए, और अब आप नजर भी नहीं आएंगे क्योंकि ये लोग आपकी एक एक हरकत को देख रहे हैं, आपकी बेहिसी को देख रहे हैं, और इसी बेहिसी की वजह से इन्होंने पहले आपको रिजेक्ट किया
और आपको फिर सेंट्रल पंजाब में रिजेक्ट किया और आपको पै आपको शिकस्तें हो रही हैं और ये शिकस्तें आपको होती चली जाएंगी। अब ये सुनिए कि इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं और पीएमएलएन ने बचने के लिए आखिरी रास्ता क्या निकाला है। आखिरी रास्ता यह निकाला है कि नवाज शरीफ को वापस लेकर आओ। सीनियर लीगी की आदत का नवाज शरीफ को जल्द बदन वापस लाकर पार्टी कमान संभालने का मशवरा। और उन्होंने कहा कि वापस आए पाकिस्तान मियां साहब, डाडे बगैर उन गुजारा नहीं है। ये मियां नवाज शरीफ साहब पहले बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के पाकिस्तान से बाहर गए हैं, बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाकर पता नहीं कौन कौन सी डीलें करके किस किस के बूट पॉलिश करने पड़े, क्या कुछ करना पड़ा, कितनी साजिश करनी पड़ी, फिर ये पाकिस्तान से बाहर अपने प्लेटलेट्स गिरा के वहां पहुंचे बड़ी मुश्किलों से। मियां साहब अब उनको कह रहे हैं वापस आ जाओ। वैसे मियां साहब वापस आएंगे तो क्या होगा, किसी को आइडिया है? मैं आपको आज बताता हूं, आप इसको लिख कर रख लें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और हुकूमत पंजाब ने अकलमंदी से काम लिया तो मियां नवाज शरीफ के गुब्बारे से 3 दिन में हवा निकल जाएगी। सिर्फ 3 दिन के अंदर हवा निकल जाएगी। लोग अब लीडर नहीं मानते। ये कौन सा लीडर है? जब मुश्किल है पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, इलेक्शन आए वापस पाकिस्तान आ जाओ, इलेक्शन लड़ो, जीत जाओ तो पाकिस्तान में रहो, हार जाओ तो फिर पाकिस्तान से बाहर चले जाओ। ये कौन सा लीडर है? लोग नहीं मानेंगे इसको लीडरशिप, और ना ये लीडरशिप है। ये 2-3 दिन का उबाल होगा, ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद मियां साहब भी पछताएंगे, मैं किधर आ गया वहां, मुझे इन्होंने बुला लिया पाकिस्तान में, मैं फंस गया हूं पाकिस्तान आके। 2-4 दिन के बाद फिर कहां जाएंगे? क्या मियां साहब को यह लगता है कि वो जेल से निकल के जलसे करते फिरेंगे और पाकिस्तान उनको करने देगा? पाकिस्तान बदल गया है मियां साहब। आप वहां पे लोगों का गुस्सा देख रहे हैं ना बरतानिया में, इससे मिलती जुलती चीज आपको पाकिस्तान में नजर आएगी। इमरान खान साहब ने कानूनी मुशावरत की है और कुछ अहम फैसले किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि हमजा शहबाज को दोबारा बहुत जबरदस्त तकलीफ शुरू हो गई है और उनकी कमर के अंदर शदीद दर्द है। जितने दिन वो वज़ीर आला पंजाब रहे उनको तकलीफ नहीं थी, वो बिल्कुल सेहतमंद थे और बिल्कुल भले चंगे थे। रोज़ाना हर जगह जाते थे, बहुत ज़्यादा काम भी करते थे, कई शहरों में घूमते थे, गाड़ियों में, हेलीकॉप्टरों में, हर जगह वो जा आ सकते थे। लेकिन जैसे ही उनको वज़ारत आला से हटाया है तो डॉक्टर्स ने उनकी पेन किलर वाली जो शीशी है या डब्बी है वो छीन ली है और अब उनकी कमर में दोबारा दर्द हो रही है और अब वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, लिहाजा आज भी वो अदालत में पेश नहीं हुए। 7 सितंबर तक फर्द जुर्म आयद करने के लिए दोबारा उनको तलब कर लिया गया है। शहबाज शरीफ साहब भी पेश नहीं हुए, उनको भी डॉक्टर ने मना किया है। हमजा शहबाज भी पेश नहीं। जब ये इक्तदार में होते हैं, भले चंगे, सेहतमंद, जबरदस्त, जैसे ही इक्तदार से निकलते हैं सारे जाके अस्पतालों में लेट जाते हैं, सब अस्पतालों में जाके लेट जाते हैं या सेहतमंद होते हैं पाकिस्तान से बाहर जाके। अजीब इनकी बीमारी है। वैसे लोग तो अब मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं और जो जेन्युइन बीमार होता है ना बेचारा, उसका भी मजाक बन जाता है ऐसे लोगों की वजह से। जो बेचारा दुरुस्त तरीके से सही बीमार होता है ना, उसका भी मजाक उड़ जाता है इन लोगों की इन हरकतों की वजह से। अब इमरान खान साहब ने फैसला एक किया बहुत बड़ा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं छोड़ना। देखिए, 2 चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में जाने से पहले करनी है। नंबर 1, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है। नंबर 2, इमरान खान साहब को यह करना है कि निगरान हुकूमत, एक न्यूट्रल किस्म की हुकूमत बनानी है जो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे, बाकी इलेक्शन वो लड़ देंगे। 2 चीजें उनको करनी है। नंबर 1, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है। नंबर 2, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। ये 2 चीजें उनको करनी है। इसके लिए लड़ाई से रास्ता नहीं निकलेगा, वो ये जानते हैं। वो मैक्सिमम चांस दे रहे हैं डेमोक्रेटिक फोर्सेस को या पॉलिटिकल पार्टीज को कि आओ बैठो इसको कर लो। मैक्सिमम चांस दे रहे हैं तमाम हलकों को कि इसको निपटा लें, क्योंकि ताकत के जोर से इमरान खान साहब कहेंगे तो इलेक्शन तो उनको मिल जाएगा, लेकिन ये 2 चीजें शायद मुश्किल से मिलेंगी। इन 2 चीजों के लिए अब वो रास्ता निकालना चाहते हैं और उसमें एक कानूनी रास्ता उन्होंने ये किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। हुकूमती वफद से उन्होंने मुलाकात की है और कुछ चीज़ों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और कानूनी माहिरीन को कार्रवाई शुरू करने की उन्होंने मंजूरी दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब की असम्बलियाँ में भी, गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर में भी इनके ऊपर तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई जाएगी, अदम-ए-एतमाद किया जाएगा इन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। कौन सी चीज़ है जिस बुनियाद पर इमरान खान साहब ने यह फैसला किया, जरा मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस इलेक्शन कमिश्नर ने ईवीएम की मुखालफत की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, ओवरसीज वोटिंग की मुखालफत की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको हक मिलना चाहिए। सेनेट इलेक्शंस ओपन वोटिंग कराने से इन्होंने इनकार कर दिया था। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने जो पैसे दिए उसकी जो वीडियो बनी उस पर कार्रवाई से इनकार कर दिया था। यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिफिकेशन जब रोकने के लिए पीटीआई ने कहा इस बुनियाद पे, उससे भी इनकार कर दिया था। यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ शवाहिद के बावजूद नाअहल ना करने का फैसला किया था।
सेनेटर फैसल वाडा की नाअहली की थी प्रोसीजर से हटकर। पीटीआई की तरह नून लीग पीपल्स पार्टी ममनुआ फंडिंग केसेस की रोजाना की बुनियाद पर अदम समात, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी की ममनुआ फंडिंग के ऊपर रोज समात नहीं करता, पीटीआई की करता है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई की और उसके भाई की नाअहली की, और ऐसी ही चीजों में यहां कोई कार्रवाई दूसरी जगह पे नहीं की। केपी वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद की नाअहली इन्होंने कर दी। NA-75 डस्का जिमनी इलेक्शन रीपोल का ऑर्डर कर दिया, यानी चंद पोलिंग स्टेशन पे शिकायत थी, पूरे हल्के में इलेक्शन दोबारा करवा दिया। जिमनी इलेक्शन में पोलिंग एजेंट दूसरे हल्कों से लाने पर इसने पाबंदी लगाई, हालांकि ये कोई कानून नहीं है कि आप दूसरे हल्कों से पोलिंग एजेंट भी नहीं ला सकते, ये भी पाबंदी लगा दी। क्या वो इंडिया से आ रहे थे? इस पर फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। PP-7 में ये जो रुकावटें इन्होंने डाली हैं उसके ऊपर जिस तरह का वहां पे रिजल्ट आया है, वक्त होने के बावजूद हल्का बंदियां करने में नाकामी, जिससे कबल अज वक्त इलेक्शंस ना हो सके, यह भी इनके ऊपर एक बड़ा एलिगेशन है। जिमनी इलेक्शन में प्री पोल धांधली पर बिल्कुल खामोशी। ये जो अब जिमनी इलेक्शन हुए, इनसे पहले कितनी मरतबा हमने रिपोर्ट किया, बेशुमार मरतबा तस्वीरें वीडियोस दिखाई और हर तरफ रिपोर्ट हुआ कि दबा के धांधली हो रही है, ताकत और वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया। और MPA फैसल न्याजी के इस्तीफे की अदम मंजूरी, जो MPA ने एक ने इस्तीफा दे दिया था, उसका इस्तीफा मंजूर भी नहीं किया था। पंजाब में सूबाई असम्बली की 5 मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी ना करना, जानबूझकर नहीं कर रहे थे ताकि वो नशस्तें भी PMLN को मिल जाए तो उनके नंबर बढ़ जाए हमजा के। मुनरिफ अरकान कौमी असम्बली जो रेफरेंस है उसका मुस्तरद कर देना, यानी जो उनके खिलाफ था रेफरेंस था उसको मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी और आदम सवाती को तौहीन अदालत के नोटिस भेजना, ये कोई पर्सनल नोयत के मामला था। तनकीद तो मरियम ने भी की है लेकिन उसको नहीं भेजा। ये वो सारी चीजें इकट्ठी की हैं जिसको लेकर अब एक्शन होने जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। 2 टारगेट इमरान खान को हासिल करने हैं। एक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फारिग करना है, इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल बनाना है। नंबर 2, बेहतर निगरान हुकूमत हो ताकि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। उसके बाद पाकिस्तान इलेक्शन में जाएगा, जबकि ताकतवर हल्कों का एक ही टारगेट है कि पाकिस्तान दिवालिया होने से बच जाए और फिर इलेक्शन में चला जाए, जबकि इंपोर्टेड सरकार का एक ही टारगेट है कि इलेक्शन ही ना हो, क्योंकि उनको अपनी हार और अपनी शिकस्त नजर आ रही है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।